नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। जो हमने मुंबई में देखा वही राजस्थान में देख रहा हूं। इंसाफ की बात करता हूं तो हमसे धक्का मुक्की होने लगती है, बदसलूकी होने लगती है। करौली में पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है तो राजस्थान के मंत्री ये कानाफूसी कर रहे हैं। मैं राजस्थान के इस मंत्री से कहना चाहता हूं, ये भड़कना उबलना बंद कर दो और रिपब्लिक भारत यहां से तभी जाएगा जब करौली के पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। और मैं कहता हूं, जितनी धक्का मुक्की करनी हमसे कर लो धक्का मुक्की, लेकिन जो भी बात करनी है पीड़ित परिवार से वो सामने करो। ये छुप छुप के खेल नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं तो पूरी ताकत से लड़ते हैं और हमें पता है, इसीलिए सरकारों को हमसे दिक्कत है। और मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि अपने गुंडे जेब में रखो जो हमसे भिड़ रहे हैं, और गुंडागर्दी से हम रुकने वाले नहीं हैं। और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं कि करौली यह हाथरस जैसा मामला नहीं है। 50 लाख का मुआवजा कहां मिलता है? तो मैं इनसे कहता हूं, एक पाई मत दो, लेकिन जिस पुजारी को फूंक दिया उसे ले आओ वापस। है हिम्मत, लौटा दो उसे परिवार को। किसी के जख्मों पर अगर मरहम नहीं लगा सकते तो नमक छिड़कने का अधिकार किसने दे दिया? मतलब कुछ भी बोलेंगे ये और देश सुनेगा। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये रिपब्लिक है, गुंडागर्दी अपने पास ही रखो। मेरा पति को, वो मेरा पति को अन्याय जहां, रिपब्लिक भारत वहां। अशोक जी, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे आने के बाद आप आए हैं, आपको पता है। आप तो इस तरफ आ ही नहीं रहते। रिपब्लिक भारत ने कहा तब आप आए हैं। कब टूटेगा गहलोत का मौन व्रत? दूत पहुंचे, गहलोत नहीं आए। करौली पर कहां हैं भाई बहन? कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। राजस्थान में गहलोत सरकार के पापों का घड़ा भी बस भरने ही वाला है। तभी तो करौली के मामले पर ना ही अशोक गहलोत खुद पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं और ना ही परिवार की मांगों को सुन रहे हैं। जब गहलोत के मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो रिपब्लिक भारत के सवालों पर पहले तो भाग खड़े हुए और बाद में रिपब्लिक भारत के संवाददाता से धक्का मुक्की की। धक्का दिया है। अशोक जी, आपको इंतजार था रिपब्लिक भारत आएगा तब आप ग्राउंड पे आएंगे। आप अभी आके ज्ञान दे रहे हैं। 5 दिन पहले से आप कहाँ थे? आप 5 दिन से कहाँ थे? अशोक जी, आप 5 दिन से कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप देखिए, आप धक्का दे रहे हैं। ये देखिए रिपब्लिक को धक्का दिया जा रहा है। यहाँ धक्का दिया जा रहा है, बहुत जोर धक्का दिया है। सर, ये क्या तरीका होता है? ये क्या तरीका होता है? हम सवाल नहीं पूछेंगे। आप 5 दिन से कहाँ थे? ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जांच होगी जरूर। सीबीआई का ऐलान क्यों किया? अब तक लीपापोती क्यों हुई है? 5 दिन बीतने के बाद गहलोत के मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हाथरस जाने के लिए राहुल प्रियंका पैदल ही निकल पड़े थे, मगर यहां दोनों में से कोई नहीं पहुंचा। गहलोत के मंत्री से सवाल पूछा तो वो बेशर्मी भरा बयान देते हैं। सवाल पूछने पर उल्टा सवाल दागते हुए मंत्री जी कहते हैं कि करौली में राहुल प्रियंका क्यों आएंगे? 50 लाख का मुआवजा नहीं दिया जाता। आज तक मिला राजस्थान में किसी को 50 लाख का मुआवजा? बढ़ा? आज नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, आज तक किसी को आज तक भी नहीं चलाया गया। नहीं, आप, मैं कह रहा हूँ किसी भी घटना में
राहुल के राजस्थान ना पहुंचने पर बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी जिस दिन उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे और उन्होंने झूठ कहा था कि पुलिस ने उनको धक्का दे दिया और वो गिर गए, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था कि वो किस प्रकार खुद गिर गए थे। आज हिंदुस्तान पूछ रहा है कि तब का गिरा हुआ राहुल गांधी आखिर उठेंगे कब और राजस्थान जाएंगे कब। जब कहीं अन्याय होता है, रिपब्लिक भारत सबसे पहले वहां पहुंचता है। गहलोत सरकार और प्रशासन भले कुछ भी कहे, लेकिन रिपब्लिक भारत ने करौली मामले के चश्मदीद को ढूंढ निकाला है। चश्मदीद ने हमारे कैमरे पर 7 अक्टूबर का पूरा सच बताया। चश्मदीद ने बताया कि पुलिस ने बाद में पूछताछ की और झगड़ा जमीन विवाद को लेकर था। एकदम अलग रिया लालन को आगे लग गई। अच्छा, वो जी भैया लालन के आगे लगी। हाँ। तो पीछा सन भी किया। हाँ। फिर वो इन्हीं तरफ से जल गया, जला हुआ पड़ा। आग लग रही थी? नहीं आग नहीं, हमने देखा ना तो बुझ चुकी थी आग। हाँ। मौका 5000 तक बुझ चुकी है। नहीं तो अपने आप ही बुझ गई थी या किसी ने मदद करी या कुछ? नहीं साहब, हम 5000 तो मदद तो हमको ये पता नहीं, हमसे पहले और भी निकल गए। हाँ। लेकिन हम 5000 तक तो वो बुझी। करौली में एक तरफ तो सीबीसीआईडी जांच करेगी, लेकिन परिवार की सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये इस बात से पता चलता है कि रविवार की रात पीड़ित परिवार के घर से सुरक्षा हटा ली गई। रिपब्लिक भारत के इस बाबत खबर दिखाने के बाद सुबह महिला पुलिसकर्मी पहुंची। परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया गया है, लेकिन परिवार 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहा है। परिवार अब भी गहलोत सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है। गहलोत सरकार परिवार की सुनने के बजाय रिपब्लिक भारत को दबाने की कोशिश कर रही है। गहलोत सरकार के राज में एक पुजारी भी सुरक्षित नहीं है, जो ये बताता है कि राजस्थान में अपराध किस कदर बढ़ चुका है और सरकार कानून व्यवस्था कायम करने में नाकाम साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हाथरस पर लुटियन से हाथ का हथौड़ा लेकर निकलने वाले भैया और दीदी राहुल और प्रियंका ये करौली पर चुप क्यों हैं? क्या इन्हें हाथरस का हाहाकार सुनाई दे रहा था और करौली की करा उनके कानों तक नहीं जा रही है? करौली का ये पीड़ित परिवार गला फाड़ फाड़ कर लुटियंस के इन देवदूतों का दीदार करने के लिए बुला रहा था, लेकिन लुटियंस के लाडले ये कान में तेल डालकर बैठे हैं, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा कुछ। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कारिंदे ये सवाल पूछने पर भड़क जा रहे हैं, लाल पीले हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये पुजारी की मौत के 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, लेकिन कांग्रेस के पंच परमेश्वर अभी तक पीड़ितों के दर्शन देने नहीं पहुंचे, उन्हें दर्शन देने करौली नहीं गए। जबकि हाथरस में क्या हुआ, सियासत का हाथ हिलाते हुए पिकनिक मनाने पहुंचे थे। राहुल और प्रियंका को यूपी पुलिस हाथरस जाने से रोक रही थी, लेकिन राहुल पुलिस के साथ रार कर रहे थे और प्रियंका पुलिस को पानी पिला रही थी। और आखिरकार यूपी पुलिस ने सियासत की हांडी चमकाने के लिए राहुल और प्रियंका को हाथरस जाने से रोक दिया। हाथरस पहुंचकर प्रियंका ने पीड़ितों को ऐसे गले लगाया जैसे देवदूत स्वर्ग से सीधे उतरकर ये जमीन पर आ गए हाथरस में। लेकिन करौली के पुजारी को पापियों ने पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया और इंसाफ के इन देवदूतों के कान में पुजारी की चीखती चिल्लाती आवाज पहुंची नहीं। तो मैं बात कर रहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उनके खेल मंत्री अशोक चांदना की। पुजारी की मौत के 5 दिन बाद चांदना चांद की तरह चमकते हुए करौली पहुंचे, लेकिन खेल के खिलाड़ी मंत्री की कलई खुल गई करौली में। चांदना चांद की तरह सियासत चमकाने के लिए करौली पहुंच गए थे, लेकिन शायद उन्हें
वहां रिपब्लिक भारत के होने की खबर नहीं थी। हालांकि जब चांदना पुजारी के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो वो चाहते थे कि वहां रिपब्लिक भारत मौजूद ना हो, लेकिन पीड़ित परिवार ने इसका विरोध कर दिया। पीड़ित परिवार वाले रिपब्लिक भारत के समर्थन में खुलकर आ गए। पुजारी के परिवार वालों ने गहलोत के चमकीले मंत्री से कहा कि जो कुछ पूछना है सबके सामने पूछो, लेकिन चांदना रिपब्लिक भारत को देखकर पछताने लगे। चांदना को लगा कि अब तो उनका सच सामने आ जाएगा, और हुआ भी देखिए वही, क्योंकि हम हमेशा इंसाफ के लिए लड़ते हैं। और जब रिपब्लिक भारत के संवाददाता ने मंत्री अशोक चांदना से तीखे सवाल पूछे तो पहले चांद वाले चांदना ये लाल पीले हुए, इसके बाद फड़क कर भड़बड़ाने लगे और रिपब्लिक भारत के सवालों से बौखलाए चांदना ने हमारी रिपोर्टर को वहां से जाने के लिए कह दिया कि आप जाओ। लेकिन गांव वालों ने गहलोत के मंत्री चांदना का विरोध शुरू कर दिया। गांव वालों ने कहा कि उन्हें रिपब्लिक भारत की मौजूदगी में ही बात करनी होगी। जो बात करनी है रिपब्लिक भारत के सामने करो, क्योंकि उन्हें रिपब्लिक भारत पर ही भरोसा है। रिपब्लिक भारत उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। और पीड़ित परिवार ने यह भी कहा कि पहले तो जुगाड़ मीडिया का मजमा लगा हुआ था। जुगाड़ मीडिया अशोक गहलोत सरकार को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिपब्लिक भारत ने जैसे ही उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया, सारी जुगाड़ मीडिया वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन रिपब्लिक भारत पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। अप्रैल 2020 में आपको याद होगा, पालघर में 2 संतों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी महाराष्ट्र में। दोनों संतों के साथ उनके ड्राइवर को भी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। और ये सब महाराष्ट्र की पुलिस की आंखों के सामने हो रहा था। महाराष्ट्र पुलिस तमाशबीन बनकर सब कुछ देख रही थी, मौत का तमाशा। ये दोनों साधु इधर उधर भाग रहे थे, जान बचाने के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन पालघर में संतों की हत्या के इंसाफ के लिए रिपब्लिक भारत उनकी आवाज बना और रिपब्लिक भारत से संतों की हत्या के इंसाफ की हमने मुहिम चलाई। हम महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से लगातार सवाल पूछते रहे कि संतों की हत्या पर अफवाह का पर्दा कब तक, संतों की हत्या की सीबीआई से आनाकानी क्यों, ये हमने सवाल किया। और मैंने ये भी पूछा कि लॉकडाउन में सैकड़ों लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, और क्या सिर्फ अफवाह की वजह से भीड़ ने साधुओं की हत्या कर दी। ऐसे तमाम सवाल थे जो मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछ रहा हूं। तो वही हाथरस हत्याकांड में भी ऐसे ही सवाल यूपी सरकार से मैं कर रहा हूं। और हाथरस की वारदात का पोस्टमार्टम भी किया हमने कि हाथरस हत्याकांड की असलियत क्या है, किसी ने नहीं दिखाई। हालांकि हाथरस के चारों हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि हाथरस की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, बाद में बेरहमी से उसका गला घोटने की कोशिश हुई। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन रिपब्लिक भारत इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए हाथरस में डटा हुआ है। लेकिन हाथरस हत्याकांड पर हाहाकार मचाने वालों का करौली में गला क्यों बैठ गया है? क्या हाथरस में हाथ चमकाने की एक साजिश थी, या हाथरस में दंगा भड़काकर सियासी रोटियां सेकने का सपना था? हाथरस में इंसाफ के हुंकार भरने वाले राहुल और प्रियंका कहां हैं? करौली जाने के लिए वो क्यों तड़प नहीं रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि करौली के पुजारी ने आग की लपटों के बीच तड़प तड़प कर दम तोड़ा है। अब
पुजारी की तड़प पर राहुल और प्रियंका के दिल में हुक क्यों नहीं उठ रही है? करौली के पुजारी के इंसाफ के लिए उनका दिल तार तार क्यों नहीं हो रहा है? हाथरस में इंसाफ दिलाने के लिए राहुल प्रियंका ने जिस तरह से बवाल काटा था, पूरे देश ने देखा, आपने देखा ना उसे? उस वक्त लोगों को लग रहा था कि देश के इन देवदूतों को पुलिस क्यों रोक रही है। इन देवदूतों को देखते ही हाथरस का पीड़ित परिवार धन्य धन्य हो गया था। लेकिन करौली के कसाईयों के लिए निंदा के दो शब्द भी मुंह से नहीं निकल रहे। मैं लुटियंस के लाडलों से पूछता हूं, क्या करौली के कसाईयों की निंदा करने से उनकी राजनीति की धार कुंद हो जाएगी? क्या अशोक गहलोत के गाल पर देवदूतों का राजनीति का तमाचा होगा? और क्या इसकी निंदा करने से अशोक गहलोत की कुर्सी चली जाएगी? तो फिर क्या मैं मान लूं कि लुटियंस के लाडलों के इंसाफ की लड़ाई सिर्फ कुर्सी के लिए होती है? क्या कांग्रेस के इंसाफ का मतलब कुर्सी हथियाना है? क्योंकि न्याय तो यही कहता है कि असत्य असत्य होता है। लेकिन कांग्रेस की कुंडली में जब यूपी में अपराध हो तो वो पाप है, और जब राजस्थान में हो पाप तो पुण्य है। मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस न्याय के लिए नहीं लड़ती है, कांग्रेस सिर्फ राजनीति के लिए लड़ती है। और मैं पूछता हूं कि हाथरस में कांग्रेस किस बात के लिए लड़ रही थी? कांग्रेस ने हाथरस में पीड़ित परिवार को भड़काने के सिवा क्या किया? कांग्रेस तो यही कह रही थी कि अगर यूपी की सरकार 10 लाख मुआवजा देने का ऐलान करती है तो 10 नहीं 50 मांगना। और जब यूपी की योगी सरकार ने खुद ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी तो कांग्रेस के पिकनिक बाज भाग खड़े हुए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस नेता महेश जोशी ने कहा है कि हाथरस और करौली में बड़ा अंतर है। हाथरस और करौली को एक साथ जोड़कर क्यों देखें? मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस को हाथरस में हाथ चमकाने का मौका था, लेकिन करौली में तो कांग्रेस का हाथ काला हो गया। हाथरस की बेटी की चिता की राख में हाथ डालकर कांग्रेस राजनीति कर रही थी, लेकिन करौली की चिता की आग को कांग्रेस ढकने की कोशिश कर रही है। और जब कांग्रेस के धर्माधिकारी नेता हाथरस और करौली केस में अंतर बता रहे हैं, फिर मैं कांग्रेस के कारिंदों से पूछता हूं, क्या अगर हाथरस में बेटी की मौत हुई तो करौली में भी तो पुजारी को बेरहमी से पेट्रोल छिड़क कर फूंक डाला गया? अगर हाथरस की बेटी को इंसाफ चाहिए तो करौली के पापियों के पाप पर पर्दा क्यों? क्या करौली के पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं चाहिए? जो परिवार पिछले 5 दिनों से भूखा प्यासा बैठा हुआ है धरने पर, और ये परिवार तो कांग्रेस के देवदूत राहुल के आने का इंतजार कर रहा है कि कब आएंगे, दर्शन होंगे। लेकिन हाथरस में हुंकार भरने वाले राहुल करौली में रार नहीं चाहते, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार है। और कांग्रेस नेता महेश जोशी ने कहा है कि करौली में हाथरस जैसा मामला नहीं है, और राजस्थान में 50 लाख का मुआवजा नहीं मिलता है। तो मैं कांग्रेस के तुर्राबाजों से पूछता हूं, क्या 50 लाख का मुआवजा यूपी में मिलता है? क्या कांग्रेस की भ्रष्टाचार की तिजोरी में पैसों की कमी हो गई है? कांग्रेस नेता महेश जोशी ने कहा है कि बड़ी घटनाओं में भी 50 लाख नहीं दिए। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूं कि इनके शब्दकोश में बड़ी घटनाओं का मतलब क्या होता है? बताएं ना मुझे। क्या कांग्रेस के राज में घटनाओं का रेट तय है? मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस किस घटना के लिए कितना मुआवजा देती है, बताए।
और कांग्रेस के अपने राज्यों में घटनाओं के रेट की क्या होर्डिंग लगा देनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि किस घटना में कितना मुआवजा मिलेगा। कांग्रेस नेताओं के ये बयान पीड़ित परिवार को तरकश से निकले तीर की तरह उनकी छाती को छलनी कर रहे हैं। मतलब कि कांग्रेस के नेता पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक डाल रहे हैं, नमक छिड़क रहे हैं। और यही प्रियंका वाड्रा हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार की महिलाओं को गले लगाती हैं और करौली में अपने कारिंदों को उतारकर पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कवा रही हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार करौली के पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देकर पुजारी की चिता की राख में हवन कर रही है। लेकिन पीड़ित परिवार गहलोत सरकार के मुआवजे से संतुष्ट नहीं है और आज गहलोत सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना ने पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा की राशि दी। 5 लाख का चेक दिया और 5 लाख नकद। इसके अलावा संविदा वाली नौकरी की एक चिट्ठी भी दी है। पक्का मकान भी बाद में देंगे कहा है। लेकिन पुजारी का पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है कि गहलोत सरकार और पुलिस प्रशासन उन्हें अंधेरे में रख रही है और उनके साथ छल किया गया है, झूठ बोला और परिवार पर दबाव डालकर आनन फानन में पुजारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह कि पुजारी का अंतिम संस्कार उनके परिवार की गैर मौजूदगी में किया गया। फिर मैं गहलोत सरकार से एक सवाल पूछता हूं कि अंतिम संस्कार में परिवार वालों को क्यों शामिल नहीं किया गया। लेकिन यह सवाल मैं लुटियंस के डफली बाजों से नहीं पूछूंगा, क्योंकि हाथरस की पीड़िता का अंतिम संस्कार भी परिवार की गैर मौजूदगी में हुआ था। उस वक्त कांग्रेस के डफली बाज राहुल और प्रियंका यूपी सरकार से सवाल पूछ रहे थे, क्वेश्चन। लेकिन यही बात जब करौली में हुई तो उनके मुंह में दही जम गया। और मुझे जानकर हैरानी हो रही है कि हाथरस में डंका पीटने वाले राहुल और प्रियंका करौली मामले में खामोश क्यों हैं? न्याय और इंसाफ के ये देवदूत कहां छिपे हैं? और करौली का पीड़ित परिवार न्याय भी इन देवदूतों का दीदार करना चाहता, पूरा परिवार। इंसाफ को भी इन्हीं देवदूतों से इंसाफ की उम्मीद है। हाथरस में न्याय का गला घोटा जा रहा था और करौली में क्या हो रहा है? क्या करौली में न्याय को गलघोट हो गया है या फिर न्याय को गलघोटू हम कहें? हाथरस पर हल्ला मचाने वाली कांग्रेस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी हल्ला बोला और पात्रा ने कहा है कि हाथरस में राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, लेकिन करौली पर चुप क्यों हैं? पात्रा ने कांग्रेस के देवदूत राहुल गांधी से पूछा है कि पीड़ित परिवार से कब मिलने जाओगे। हाथरस पर तो राहुल और प्रियंका ड्रामा कर रहे थे, लेकिन करौली पर खामोश क्यों, यह सवाल पूछा गया है। वहीं बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने भी कहा है कि कांग्रेस करौली केस में लीपापोती कर रही है और जातीय हिंसा फैलाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नहीं है और राजस्थान में गुंडों का राज है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक करौली में अन्याय के ये बादल छटेंगे नहीं, तब तक हम हटेंगे नहीं, वहां से नहीं जाएंगे। और रिपब्लिक भारत का प्रण है कि हम तब तक करौली में डटे रहेंगे जब तक पीड़ित परिवार को पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता। हालांकि सीबीसीआईडी की टीम करौली पहुंच चुकी है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन मैं कहता हूं कि हाथरस में 50 लाख का मुआवजा दिलाने वाले करौली में 10 लाख का मुआवजा क्यों दे रहे हैं? सरकारी नौकरी की जगह कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी देने की साजिश क्यों कर रहे हैं? मेरा सीधा मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी में किसी दिन ये कान पकड़कर बाहर कर देंगे, ये नौकरी दे रहे हैं। क्या गहलोत सरकार किसी ठेकेदार की यहां नौकरी दिला रही है? अगर मुआवजे का ही मरहम लगाना है तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे?
और अगर गहलोत सरकार वाकई में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना चाहती है, फिर सीबीसीआईडी की जगह सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं कर देती? और मैंने आपको कल भी बताया था कि पीड़ित परिवार को आरोपियों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बावजूद गहलोत सरकार उन्हें सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पा रही है। मजाक किया जा रहा सुरक्षा के नाम पर। दिन में राजस्थान के डंडाधारी पुलिस दिखाई तो देंगे, लेकिन रात के अंधेरे में मौका पाकर खिसक लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आरोपी पीड़ित परिवार पर कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल लुटियंस के लाडले करौली कब आएंगे? क्योंकि पीड़ित परिवार कांग्रेस के देवदूतों का दीदार करना चाहता है, लेकिन मैं जानता हूं हाथरस में हाथ चमकाने वाले लुटियंस के ये लाडले करौली में हाथ काला करने नहीं जाएंगे। और एक बार तो हमें समझ में ही नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल है या गुंडों का कोई गुट है, पता नहीं। उन्होंने 55 साल तक शासन किया है या फिर मानवाधिकार हनन के नाम पर सिर्फ गुंडागर्दी की है। और अपने इसी चाल चरित्र की वजह से कांग्रेस और इसके कार्यकर्ता भी इसी असमंजस में हैं कि वो खुद को राजनीतिक दल का नेता कहलवाएं या फिर गुंडों की मंडली। सत्ता से 6 सालों से बेदखल कांग्रेस राज्यों में शासन करने का बचा खोचा तरीका भी भूल चुकी है। नहीं तो कांग्रेस शासित राज्यों में उनके कार्यकर्ता आम लोगों और मीडिया के साथ गुंडों की तरह पेश नहीं आते। हालांकि मीडिया खासकर हर मामले में सिर्फ सच्चाई दिखाने वाले रिपब्लिक भारत का यह पहला तजुर्बा नहीं है। चाहे महाराष्ट्र का पालघर हो, उत्तर प्रदेश का हाथरस हो या फिर राजस्थान का यह करौली, हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यही रवैया था कि बस किसी तरह रिपब्लिक भारत को सच दिखाने से रोक लो। हर मामले में कांग्रेस की यह नियत रही कि अपने बुने झूठ फरेब और भ्रम के जाल में वो आम लोगों को फंसा ले। लेकिन रिपब्लिक भारत की मौजूदगी की वजह से यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है। शायद इसीलिए दिल्ली में बैठे उनके बड़े नेता हर हाल में सच के साथ खड़ी मीडिया की विश्वसनीयता पर झूठे सवाल दाग रहे हैं। तो जिले स्तर पर मौजूद उनके छुटभैये नेता और कार्यकर्ता भी वो रिपब्लिक भारत के संवाददाताओं को खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। वो भी गहलोत सरकार में खेल मंत्री चांद वाले चांदना की मौजूदगी में, जो जमीन के चंद टुकड़ों के लिए जिंदा जला दिए गए पीड़ित पुजारी के घर पर पहुंचे थे, वो भी खौफनाक घटना के 5 दिन बाद। और तब जब पुजारी बाबूलाल वैष्णव का पीड़ित परिवार भूखा प्यासा धरने पर बैठकर इंसाफ की मांग कर रहा है, यानी सहानुभूति और संवेदना प्रकट के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की कोशिश, मातम पुरसी के नाम पर सिर्फ राजनीति का ढोंग। अशोक गहलोत सरकार के मंत्री एक तरफ करौली जिले के बुकना गांव के ग्रामीणों को सामाजिक सौहार्द की नसीहत दे रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके साथ आए कांग्रेस के गुंडों ने रिपब्लिक भारत के संवाददाता रवि मिश्रा और कविता सिंह के साथ धक्का मुक्की कर दी। और मुझे लगता है वो डर गए कि कहीं सुशांत मामले की तरह, हाथरस की बेटी के मामले की तरह रिपब्लिक भारत कहीं सच से यहां भी पर्दा ना उठा दे। और यही वजह रही होगी कि वो अपने कांग्रेस कार्यकर्ता होने के वजूद को भूल गए और किसी सड़क छाप गुंडे की तरह पेश आने लगे, जिसमें करौली धौलपुर युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपाल सिंह मीणा भी शामिल थे। और सूबे के खेल मंत्री अशोक चांदना के सामने अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में उसने रिपब्लिक भारत के रवि मिश्रा से धक्का मुक्की कर दी। गहलोत सरकार के शय पर हौसले इतने बुलंद हैं इनके कि ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग करे रवि मिश्रा का हाथ भी पकड़ लिया ताकि वो पुजारी की निर्मम हत्या की तय में ना जा सके।
कहीं इस खौफनाक घटना के पीछे हुई साजिश को बेनकाब न कर दें। इसलिए हमारे संवाददाता रवि मिश्रा को बार बार गांव छोड़ने की धमकी दी गई। करौली गांव में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए रवि मिश्रा को रिपोर्टिंग से भी रोका गया। कांग्रेस नेता कृपाल सिंह मीणा के साथ दूसरे गुंडे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ये भी पहुंचे और कई बार धक्का मुक्की की ताकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद रिपब्लिक भारत की टीम का हौसला टूटे। इन्हें पता नहीं है हमारे हौसले टूटते नहीं हैं। कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि झूठ और भ्रम फैलाने के अपने एजेंडे में वो कामयाब हो जाए। हालांकि कई बार कांग्रेस के गुंडे कार्यकर्ताओं की बदसलूकी के बावजूद रवि मिश्रा का हौसला नहीं टूटा। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांद्रा के साथ आए कांग्रेस के गुंडों से वो लगातार अपील भी करते रहे कि वो सिर्फ पत्रकारिता से जुड़ा अपना धर्म निभा रहे हैं। राजस्थान के इस दूर दराज कस्बे में हुई खौफनाक घटना से जुड़े सच को दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन जैसे कांग्रेस के गुंडों ने अपने कानों में रुई ठूस रखी थी, जानबूझकर करौली के सच को सामने नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए लगातार अपील के बावजूद बार बार हमारे संवाददाता रवि मिश्रा और कविता सिंह को उनके काम से रोकते रहे, धमकाते रहे, रिपोर्टिंग से रोकते रहे। और कांग्रेस के इन गुंडों का हौसला तो देखिए, पुलिस की मौजूदगी में ही वो नंगा नाच कर रहे थे। लेकिन हमेशा की तरह पुलिस गूंगी गुड़िया बनी रही, काफी देर तक हरकत में नहीं आई, जैसे लकवा मार गया था इसे। और शायद कांग्रेस शासित राज्यों में पुलिस का यही हाल है, बिना चाहे भी मुंह में दही जमा लेते हैं, कार्रवाई की चाहत के बावजूद अपने हाथ बांधे खड़े रहते हैं। इसलिए करौली में असहायों बेबसों की तरह पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही, चुपचाप कांग्रेस कार्यकर्ता की गुंडागर्दी की गवाह बनी रही। जैसे जयपुर से बड़े हुक्म का आदेश मिला हो कि कोई हरकत नहीं करनी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर नकेल नहीं कसनी है, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता जो हैं, जिसके राज्य में तानाशाही चल रही है। हालांकि जब रिपब्लिक भारत के संवाददाता रवि मिश्रा ने अपने साथ हो रही बदसलूकी का बार बार विरोध किया, तब पुलिस हरकत में आई। बेबसी के भाव के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमारे संवाददाता के पास से हटाया। लेकिन तब तक सत्ता और सियासी ताकत का नंगा नाच चलता रहा है। एक तरफ करौली गांव की सैर करने पहुंचे खेल मंत्री अशोक चांद्रा पूरे मामले की निष्पक्षता की जांच का भरोसा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके साथ आए कांग्रेस के गुंडे निष्पक्षता के भरोसे का गर्दा उड़ा रहे थे। और ऐसा क्यों नहीं करते? ये इनका आचरण जो है, सियासी आचरण, विरासत में मिला इन्हें। इमरजेंसी के दौरान भी ऐसे ही तो हुआ था, जब जनता और मीडिया की आवाज पर नकेल कसने के लिए देश भर में आपातकाल थोप दिया गया था। अखबार के दफ्तरों में एक तरीके से ब्लैकआउट, संपादकों को धमकी दी जाती थी कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखा तो बंद कर दिया जाएगा अखबार। हर उस न्यूज एजेंसी पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा था जो कांग्रेस की सरकार में हां मिलाने को तैयार नहीं थे। और आपातकाल के 18 महीने तक कांग्रेस की इंदिरा सरकार के खिलाफ शब्दों को छापना किसी बड़े साहस से कम नहीं था। और अब 40 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस वही कर रही है, वही हाल है। और कांग्रेस आज भी यही चाहती है कि आपातकाल के दौर की तरह हर कोई इनकी सत्ता के सामने सिर झुकाए, हर कोई इनकी सरकारों के सामने लेटने के लिए तैयार हो जाए, चरण वंदना करे। हालांकि करौली में कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से हुई गुंडागर्दी सोनिया सेना की बौखलाहट की तस्वीरें मात्र हैं। रिपब्लिक भारत के संवाददाता रवि मिश्रा और कविता सिंह के खिलाफ हुई बदसलूकी राजस्थान की गहलोत सरकार की घबराहट और लाचारी को दिखाती है। और ये रिपब्लिक भारत की बेबाक, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का ही असर है कि कांग्रेस के इन गुंडों की हेकड़ी निकल गई। हमारी निडरता की वजह से ही कांग्रेस के गुंडों के ये इरादे थमे।
निष्पक्ष पत्रकारिता करने के हमारे इसी अंदाज ने कांग्रेस के इन गुंडों को साफ कर दिया कि रिपब्लिक भारत पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने तक यहीं मौजूद रहेगा अंगद के पांव की तरह, क्योंकि रिपब्लिक भारत पहले दिन से पीड़ितों के इंसाफ की मांग कर रहा है और ये इसी का असर है कि रोग आकर ही सही, लेकिन अशोक गहलोत के मंत्री को करौली जाना पड़ा। पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा देना पड़ा, लेकिन मंत्री जी की मजबूरी उनके चमचों और कांग्रेस के गुंडों को पसंद नहीं आए। शायद इसीलिए मंत्री की शय पर वो रिपब्लिक भारत से उलझ गए। हालांकि हमारे साहस और विरोध की वजह से कांग्रेस के इन गुंडों की एकड़ी 5 मिनट में ही निकल गई और यही वजह है कि मैं फिर करौली के इस पीड़ित परिवार को भरोसा देना चाहता हूं कि जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होगा हमारी टीम दिल्ली का रुख नहीं करेगी, रात दिन वही डटी रहेगी। सरकारी नुमाइंदों और सियासी हुक्मरानों से हम सवाल पूछते रहेंगे और डटे हुए हमारे दो सहयोगी रवि मिश्रा और कविता सिंह करौली में ही। रवि, आज क्या हुआ था आपके साथ में? क्योंकि हमने देखा ये पुलिस वाले, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से गुंडागर्दी पर उतारू है, उससे एक बात साफ है कि रोकना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत यहां से चला जाए। विकास साहिर लुधियानवी साहब की 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। जुल्म फिर भी जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा, खून फिर भी खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये जो खून हुआ है, ये जो कत्ल हुआ है ना आज करौली में, जो कत्ल हुआ है पुजारी का, दरअसल उसकी सच्चाई वहां पर जम चुकी है और ये जमी हुई सच्चाई, ये टिकी हुई सच्चाई जिसके साथ हम और आप खड़े हैं, वो चुप रही है यहाँ के लोगों को। आज जब हम वहां पहुंचे और लाव लश्कर के साथ तमाम नेताजी और मंत्री जी लोग वहां पधारे आज 6 दिनों के बाद, तो हमारे जो सवाल थे वो बहुत चुप रहे थे और शुरू से चुप रहे थे। पहले हमें हटाया, कहा कि सवाल का जवाब नहीं देंगे, आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। और जब हमने दोबारा ये सवाल पूछने की कोशिश की तो गुर्गे आए, वो लोग आए, वो चापलूस आए, वो कांग्रेस के वो गुंडे आए। कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई माइक खींचने की कोशिश करता है, कोई कैमरामैन को हमारे हटाने की कोशिश करता है और सामने आकर उंगली दिखाकर ये कहते हैं यानी इस जगह को गुंडागर्दी पर उतारू थे। रवि, कविता, हमने देखा था आप बात कर रही थी, वो चांद वाले चांदना मंत्री जी, अशोक गहलोत सरकार के मंत्री, ये क्या कानाफूसी कर रहे थे कि आप रिपब्लिक भारत कैमरा हटा दीजिए, फिर हम बात करेंगे, फिर हम 10 लाख का चेक देंगे, और ऊपर से ये कहा जा रहा था कि कहां मिलता है 50 लाख का मुआवजा। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर यही कहा जा रहा था। मैं आपको बता दूं, दरअसल ये वही अशोक चांदना है जो कुछ वक्त पहले, बहुत दिन नहीं बीते, सिर्फ एक हफ्ते पहले अगर मैं आपको ले जाऊं तो इसी जगह करौली आए थे और जबरदस्त विरोध का उनको सामना करना पड़ा था। वो डर चुके थे। आज भी अगर पीड़ित परिवार के पास जाएंगे तो आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, जिस निकम्मी पुलिस का आप जिक्र कर रहे थे, पुलिस पूरी तरीके से आड़ बनाकर खड़ी हुई थी, ढाल वो बन गई थी, इनकी मंत्री की ढाल बन गई थी। आप अंदाजा लगाइए, एक महिला पत्रकार को धक्का मारा जाता है, रिपब्लिक भारत के सीनियर न्यूज एडिटर कविता सिंह को धक्का मारा जाता है, लेकिन इन लोगों को रोकने का इनको एक बार भी नहीं लगता है महिला पुलिस को कि हमें पत्रकार की सुरक्षा में आगे आ जाना चाहिए। ये वही डरी सहमी रहती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे मंत्री जी गए वैसे ही तमाम जो दल बल था पुलिस का वो भी वहां से चला गया। शुरू से ही कोशिश यही थी कि मामले को किसी तरीके से दबाया जाए। रिपब्लिक भारत नहीं आता तो याद करिए जरा, ये कविता चेहरा चमकाने गए थे, ये चेहरा चमकाने गए थे, पीड़ित परिवार से कानाफूसी करने गए थे, लेकिन जब देखा रिपब्लिक भारत है तो फिर ये कहने लगे कि आप हटिए, फिर धक्का मुक्की की। लेकिन मैं कहता हूं अशोक गहलोत सरकार से और भी मंत्री उतार दीजिए, और भी जो उनके गुंडे हैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं वो भी ले आइए, लेकिन हम वहां से नहीं हटेंगे जब तक पुजारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और कविता आप दोनों का। और अब बात राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश की भी करते हैं। आपको याद होगा कि हाथरस में एक बेटी के साथ क्या हुआ था, जिस पर किस कदर राजनीतिक दलों ने सियासी रोटियां सेकी थी। हाथरस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई। बंद कमरे में यह सुनवाई की गई क्योंकि मामला काफी गंभीर था, हाई प्रोफाइल है, इसलिए बंद कमरे में कोर्ट लगाई गई, जहां पीड़ित परिवार, यूपी के मुख्य सचिव गृह, डीजीपी भी मौजूद थे और मामले पर 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की।
सुनवाई से पहले पीड़ित परिवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लखनऊ पहुंचाया गया था और जजों के सामने परिवार ने वारदात के बारे में पूरी जानकारी दी। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है और पीड़ित और आरोपी दोनों ही पक्षों को 2 घंटे का वक्त मिला था। पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और पीड़ित परिवार ने कहा कि पुलिस ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। परिवार की मर्जी के बगैर पुलिस ने उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया और इसी वजह से पीड़ित परिवार ने पुलिस पर सवाल खड़े किए और जजों ने भी परिवार से पूछा कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार उनसे बिना पूछे जो पुलिस ने किया है उससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और इसके लिए कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब भी मांगा। परिवार ने कोर्ट के सामने 3 मांगे रखी। पहली मांग है परिवार को सुरक्षा देना, दूसरी मांग है केस का ट्रांसफर किया जाए और तीसरी सबसे जरूरी मांग है वो ये कि केस की कार्रवाई और जांच को बिल्कुल गोपनीय रखा जाए। कोई भी बात या केस से जुड़े कोई भी चीज किसी भी हालत में सार्वजनिक ना हो। दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले पर खुद ही संज्ञान लिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों यानी पीड़ित और आरोपी पक्ष को बुलाया गया था। इनके साथ ही हाईकोर्ट ने उन अफसरों के बयान भी लिए जिन पर पीड़ित परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए थे। हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह, डीएम, पूर्व एसपी समेत 5 अधिकारियों को बुलावा भेजा था। अगली सुनवाई से पहले सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ और सीधे लफ्जों में कहा है कि किसी भी तरह की जांच के लिए वो तैयार है। पहले यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, लेकिन अब केस चूंकि सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई की टीम हाथरस में पीड़ित गांव यानी पीड़ित परिवार के गांव में पहुंच चुकी है और जांच के इरादे से गांव में डेरा भी डाल दिया है और अगले 15 दिन तक सीबीआई की टीम यहीं रहकर सबूत इकट्ठा करेगी। इसके बाद सारे सबूत जुटाकर इस केस का पूरा सच सामने होगा और सीबीआई की टीम गांव में तफ्तीश करने के लिए पहुंच भी चुकी है और सीबीआई भी कई सवालों के जवाब ढूंढने में लगी है। सीबीआई जानना चाहती है कि 14 सितंबर को लड़की को आखिर किसने मारा। लड़की ने बयान में कथित रेप की बात क्यों नहीं की? मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि क्यों नहीं हुई? क्या यह सच था या नहीं? रात के अंधेरे में लाश क्यों जलाई गई? सीबीआई सारे सवालों के जवाब तलाश रही है, जांच चल रही है। इसके बावजूद कुछ सियासी दल हैं जो एक बेटी की मौत पर सियासत कर रहे हैं, उसकी चिता की राख से सियासी दुकान चलाना चाहते हैं और ये गिद्ध गैंग के लोग हैं जिन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसी की बेटी की जान गई, उसकी मौत हुई है। उन्हें तो अपनी सिर्फ सियासत चमकानी, चेहरा चमकाना है, फोटो खिंचवानी है, गिरने का भी नाटक करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी नौटंकी को देखें और इनकी तारीफ करें और इसी बहाने इनको वोट मिले। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है और जनता को इतना नादान मत समझो। वो गिद्धों और इंसानों में अंतर करना जानती है। मैं कहता हूं गिद्ध गैंग को मुंह की खानी पड़ेगी और सच सामने आएगा, जिसके बाद इस गिद्ध गैंग को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी।